समर के मुंह से निकले वो जादुई वाक्य कुछ देर के लिए कविता को मोहित कर गए, लेकिन फिर वो अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए बोली, आप अगर प्रेम करते होते तो मुझे पूरी तरह अपनाते, यूं अधूरा ना अपनाते। अब ये पूरी तरह कैसे अपनाते हैं? आप ये भूल रहे हैं कि मेरी एक बेटी भी है। बच्चे माँ के प्राण होते हैं। रिनी में भी मेरी जान बसती है। आपने मुझे तो अपनाया, लेकिन मेरी बेटी को नहीं। मतलब आपने सिर्फ शरीर को अपनाया, उसमें बसे प्राण को नहीं। ये कैसा प्रेम है? कविता के तर्क ने समर को निरुत्तर कर दिया। वो उठकर खड़ा हो गया, खिड़की के पास जाकर फिर पलटकर कविता की ओर देखकर बोला, मैं मानता हूँ कि मैंने रिनी के साथ गलत किया है, लेकिन कविता, मैं तुमसे कभी नहीं कह पाया कि उसे देखते ही मुझे बार बार तुम्हारे पहले पति का ख्याल आता है। उसके होते मैं और तुम एक कभी नहीं हो सकते थे। आपको एक बच्ची को देख वो इंसान नजर आता है जो अब इस दुनिया में मौजूद भी नहीं है, हमारे बीच कभी आ भी नहीं सकता। और आपकी पूर्व पत्नी तो साक्षात खुद हम दोनों के बीच आ खड़ी हुई है, तब भी आप मुझसे सहज रहने की अपेक्षा कर रहे हैं। वाह, ये क्या साबित करता है? यही ना कि मैं एक दम्भी पुरुष के साथ रहती हूँ। कविता, समर जोर से चिल्ला पड़ता है, लेकिन कविता बिल्कुल दृढ़ता के साथ खड़ी रही। समर ही वहां से निकलकर छत पर चला जाता है। वहां खड़ा रहकर काफी देर सोच विचार में मग्न रहता है। फिर कुछ सोचकर वो अपनी माँ के कमरे में जाता है। जानकी जी तब वहां बैठी भगवान के कपड़े सिल रही होती हैं। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। समर की आवाज सुन जानकी जी उसकी तरफ देखती हैं। अरे समर, आओ, क्या हुआ? जानकी जी मुस्कुराकर बोली, मम्मी, कविता को वो तस्वीर किसने भेजी? समर का सवाल सुन जानकी जी गंभीर हो गई। समर, वो तस्वीर उसे मोनू ने भेजी है। क्या? उस मोनू ने? समर आश्चर्य और गुस्से से भरकर बोला, हाँ, उसने बताया कि तुम वहां शहर में काम्या के साथ गुलछर्रे, मेरा मतलब उससे मिलते जुलते रहते हो, और आप लोगों ने मोनू पर भरोसा कर लिया। जानकी जी ने समर की ओर मुंह फेरकर फिर से अपने सुई धागे ठीक करते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी तस्वीर उसके साथ जो है उसे देखकर तो कोई भी विश्वास करेगा ही। सच तो ये है कि मैं भी तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम्हें काम्या से दूर रहना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से घर में खुशियां आई हैं। हम इज्जत मान से जीना चाहते हैं। बुढ़ापे में हमें शर्मिंदगी और तनाव मत दो। जब समर ने जानकी जी की भी इस तरह नाराज देखा तो वो घुटनों के बल बैठ गया और अपनी माँ से एक छोटे बच्चे की तरह सफाई देने लगा। मम्मी, सच मानो, ये सब झूठ है। मैं उससे नहीं मिलता हूँ। मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। आप, पापा, कविता और तनय, यही मेरी दुनिया है। काम्या 2 बार आई मेरे पास, लेकिन मैंने उसे अच्छे से समझा दिया कि मेरी जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। ये तस्वीर तब की है जब वो मेरे ऑफिस के बाहर मुझसे मिलने आई और जबरदस्ती मेरे गले पड़ने लगी। अब लगता है मोनू ने शायद प्लान करके उसे मेरे पास भेजा था और तभी ये तस्वीर ले ली, ताकि वो मेरे और कविता के बीच मतभेद करवा सके। वरना काम्या एक दिन पहले भी घर आई थी, तभी मैंने उसे घर से निकाल दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि मेरे जीवन में अब उसका स्थान नहीं है। समर की बातें सुनकर जानकी जी भी उससे सहमत तो हो गई, लेकिन उन्होंने पूछा, तुमसे ये दोनों इतना चिढ़ते क्यों हैं? तुम तो इनके दोस्त हो ना? वो इसलिए मम्मी, क्योंकि मैं इनके गलत कामों में इनका साथ नहीं देता था। ये बिल्लू तो ऑफिस में हिसाब में बेईमानी की वजह से निकाला भी गया है। वो मुझसे चाहता था कि मैं बॉस से झूठ बोलूं और इसकी तरफदारी करूं, लेकिन मैंने नहीं किया। इसी बात की चिढ़ निकाल रहा है शायद। और मोनू तो शुरू से ही चलता है, सिर्फ नाम का दोस्त है। जानकी जी ये सुनकर थोड़ा चिंतित हुए बोली, समर, तब तो तुम्हें इनसे सतर्क रहना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए। अपनी गृहस्थी में आग लगाने का मौका किसी को मत दो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। कविता और समर में अब बातचीत बंद थी, लेकिन कप्तान ने आज जो बातें कही थी वो सब उसके दिमाग में घूम रही थी।
समर अपने आप पर शर्मिंदा था। वो रिनी को लेकर फैसला करने के बारे में सोच रहा था। तभी कप्ता एक हाथ में बैग और एक हाथ में बेटे को लेकर आई और समर से बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ। समर ये सुनकर हड़बड़ा गया। क्या? लेकिन क्यों? क्यों? क्या? मैं जाना चाहती हूँ इसलिए। कप्ता, ये गलत बात है। तुम सब सच अब जानती हो, फिर भी बात को क्यों आगे बढ़ा रही हो? मैं कोई बात नहीं बढ़ा रही हूँ, बस मेरा मन अभी थोड़ा अशांत है, इसलिए जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। रिनी के लिए? समर अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन कप्तान ने टोक दिया। नहीं, मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं। जो दिल में था वह कह चुकी। अब कुछ नहीं है मेरे मन में। मेरी बच्ची अपनी नानी के घर में है, कोई सड़क पर नहीं जो चिंता करूं। समर जो कहना चाहता था वो नहीं कह सका, क्योंकि कप्ता अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अच्छा, मैं छोड़ आऊं? समर ने पूछा। कप्ता ने उसे तिरछी निगाह से देखा और सोचने लगी, अजीब है, मैं गुस्से में मायके जा रही हूँ तो इन्हीं के साथ गई तो फिर काहे का गुस्सा रह जाएगा। समर ने उसका बैग लेते हुए कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पापा जी जा रहे हैं मेरे साथ। तभी पापा जी कार लेकर आ गए और आवाज लगाए, चलो बहू। जी पापा जी आई। समर मुंह ताकता रह गया और कप्ता पापा जी के साथ अपने मायके चली गई। उधर रिनी अपनी नानी से चोटी बनवा रही थी और बातें करते जा रही थी। नानी, ये जो अंकल है बहुत गंदे हैं। कौन अंकल? समर अंकल। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? बड़ों को ऐसा कहना बुरी बात है ना। लेकिन नानी, वो मुझे प्यार नहीं करते, सिर्फ तने को प्यार करते हैं। आपने मम्मा को उनके घर क्यों भेज दिया? वो मम्मा को और तने को अपने साथ शहर भी ले गए थे, पर मुझे नहीं ले गए। तने को प्यार करते हैं और मुझे गुस्सा करते हैं। नन्ही बच्ची के मुंह से ये सब सुन करुणा जी निरुत्तर हो गई। उनके मन में चिंता हुई कि रिनी के मन में समर के लिए घृणा और भय का भाव है। करुणा जी ने रिनी के बाल बनाने के बाद बोली, अच्छा चल जा, अब तो खेल जाकर। उसी समय कप्ता आ गई। उसे अचानक आया देख करुणा जी चौंक कर बोली, अरे कभी तू अचानक से कैसे? आने की खबर भी नहीं की। कप्ता ने जवाब दिया, ओ मम्मी, बस आपसे और रिनी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए इसलिए मैं आपकी बिटिया को आपसे मिलाने ले आया। पापा जी भी अंदर आते हुए बोले, भाई साहब नमस्ते। करुणा जी बोली, नमस्ते। पापा जी ने भी प्रत्युत्तर में अभिवादन किया। आइए बैठिए, कहकर करुणा जी पानी लेने चली गई। रिनी भी माँ और छोटे भाई को अचानक देखकर खुश हो गई। तरे को अपनी नन्ही सी गोद में बैठाकर उसे ऐसे दुलारने लगी जैसे खुद बड़ी दादी अम्मा हो। थोड़ी देर रुकने के बाद पापा जी वापस जाने लगे। जाते जाते उन्होंने कप्ता को हिदायत दी कि बेटा, मुझे पता है कि हर लड़की अपने दिल की बात अपनी माँ से जरूर करती है, लेकिन बेटा, जो कहना सोच समझ कर कहना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति पत्नी के बीच ही रहे तो अच्छा होता है। आज जो परिस्थिति है वो तो कल बदल भी सकती है, लेकिन एक बार अपने परिवार वालों के मन में अपने पति की जो छवि तुम बना दोगी, उसे शायद फिर बदल नहीं सकोगी। पापा जी की बात सुनकर कप्ता ने कहा, पापा जी आप निश्चिंत रहिए। आपने और मम्मी ने मुझे अपनी बेटी जितना प्यार और मान दिया है, अपने परिवार का मान मैं कभी कम नहीं होने दूंगी। कहकर कप्ता ने पैर छुए तो पिताजी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देकर चले गए। रात को कप्ता कमरे में तनय और इन्हीं के साथ बैठी थी। इन्हीं तनय से खेल रही थी और तनय भी खुशी खुशी उसके साथ खेलने में लगा था। कप्ता बैठी अपने बच्चों को निहार रही थी। तभी करुणा जी कमरे में आई और कप्ता के पास बैठ गई। कभी तेरे भाई ने एक लड़की पसंद की है? अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कब आप उनकी शादी करवाएंगी? शादी कब तक करेंगे ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन मैं कुछ और सोचकर चिंतित हूँ। क्या सोच रही हो आप? अब आपकी परेशानी तो मैं थी, मैं तो चली गई हूँ यहाँ से, आप क्या चिंता है? कप्ता के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो दुखी होकर बोली, ऐसा क्यों कहती हो बेटा? तुम मेरी परेशानी नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी थी। मैं चिंतित थी कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। तब कप्ता को लगा कि उसने अपनी माँ को दुखी कर दिया है, तो उसने उनसे माफी मांगी। करुणा जी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। तभी कप्ता उनसे अलग होते बोली, बताओ ना फिर क्यों परेशान हो?
मुझे ये लग रहा कि कहीं ये लड़की जो तेरे भाई ने पसंद की वो रिनी को बाद में परेशान ना करे। कैसी बातें करती हो मम्मी? हर वक्त नकारात्मक सोचती हो आप। जो अभी आया नहीं घर में उसका तुम्हें इतना खौफ रहता है। हम दोनों माँ बेटी को लेकर बेवजह टेंशन पाल रखी हैं। कुछ नहीं होगा ऐसा। आप उससे अच्छा व्यवहार करेंगी तो निश्चित ही वो भी आपको अपनाएगी, और यही बात हम सब पर भी लागू होती है। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। इस तरह का पूर्वाग्रह ठीक नहीं है। वैसे एक और बात कहना है तुमसे। तुम्हारी रिनी के मन में समर के प्रति नकारात्मक नजरिया बन रहा है। ये कहकर उन्होंने रिनी की बात बताई। ये सुनकर कप्तान ने कहा, क्या फर्क पड़ता है जब समर का रिनी से कोई रिश्ता ही नहीं है? ऐसा क्यों कहती हो? वो भी उसके पिता के स्थान पर ही है। नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। उसकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। कप्ता के सख्त भाव देखकर कर्णा जी चुप हो गई। कप्ता को मायके में रहते 3-4 दिन हो गए थे। एक दिन वो अपनी सहेली के घर चली गई। बच्चे कर्णा जी के पास थे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो एक अनजान आदमी खड़ा था। किसी के घर का पता पूछ रहा था। कर्णा जी से उसने पीने का पानी भी मांगा तो वो अंदर पानी लेने चली गई। बच्चों को बाहर खेलता देख उसने पहले रिनी को बेहोश किया, फिर तनय को भी। दोनों को गाड़ी में बिठाकर वहां से फरार हो गए। जब कर्णा जी पानी लेकर वापस आई तो उन्होंने देखा वो अजनबी तो जा चुका है। फिर उनका ध्यान गया कि दोनों बच्चे गायब हैं। पहले तो उन्होंने बच्चों को पूरे घर में ढूंढा। जब नहीं मिले तो उन्हें समझ में आने लगा कि हो ना हो वो अजनबी ही बच्चों को लेकर फरार हो गया है। इसके बाद तो कोहराम ही मच गया। आस पड़ोस के सभी लोग वहां जमा हो गए। कप्तान को फोन किया गया। कर्णा जी तो दुख और भय से बार बार बेहोश हो जा रही थी। जब कप्तान घर लौटी तब उसे ये खबर दी गई। बच्चों के अपहरण की खबर सुनते ही वो चीख पड़ी, मम्मी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? नहीं मम्मी, ये नहीं हो सकता। मुझे मेरे बच्चे वापस ला कर दो। पापा प्लीज मेरे बच्चे। रो रो कर वो सबसे गिड़गिड़ाने लगी। कर्णा जी अपराधिन की भांति उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहीं। उनके भी आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सहसा एक कप्तान को समर और घर वालों का ख्याल आया। वो ये सोच के ही भय से कांपने लगी कि वो समर को अब क्या जवाब देगी। समर के घर वालों तक भी ये खबर पहुंचा दी गई थी कि बच्चों को कोई उठा ले गया है। वे भी आनन फानन में कप्तान के मायके भागे चले आए। जानकी जी को देख कप्तान और रोने लगी। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, रो मत बेटा, बच्चे मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। नन्हे से बच्चों से भला किसी का क्या बैर हो सकता है। लेकिन कप्तान जरा भी हिम्मत नहीं दिखा रही थी और बेसुध हो गई। दूसरी तरफ जब रिनी को होश आया तो एक अंधेरे कमरे में बंद थी। वो जैसे ही जागी उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह में पट्टी बंधी थी। वो कसमसा कर रह गई। गर्मी बहुत थी और इस तरह बंद कमरे में बंधे होने से उसे प्यास लगाई। उसने मुंह से की आवाज निकालनी शुरू की और पैर पटकने लगी। तभी वो आदमी आया और गुर्राते हुए बोला, क्या है रे छोरी, क्यों उछल कूद मचा रही है? चुपचाप शांति से पड़ी रहे। रिनी ने उसे इशारे से पानी मांगा, लेकिन वो अनसुना करके बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। उतनी ही देर में तने को भी होश आने लगा। उसे तो कुछ भी समझ नहीं था। बस अपने पास अपनी माँ को ना देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। चुप हो जा, चुप। ये तेरा बाप का घर नहीं है जो गला फाड़ रहा है। लेकिन वो तो ठहरा नन्हा बच्चा। उसे उस आदमी की बात कहाँ समझ में आने वाली थी। वो और जोर जोर से रोने लगा। वो आदमी डर गया कि कहीं इसकी आवाज़ बाहर ना जाए, तो उसे दोनों हाथ से उठाकर जोर जोर से हिलाने लगा, लगभग झंझोड़ते हुए, चुप हो जा, चुप। ये देख रिनी विचलित होने लगी और वो भी अपने बंधन खोलने के लिए जद्दोजहद करने लगी। दूसरी तरफ जब समर को कानपुर फोन करके बताया गया तो पहले तो वो फोन पर ही नाराज होने लगा। फिर कहा, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। उस समय वो ऑफिस में था। उसने अपनी सहकर्मी से सब कुछ बताया और कहा कि मुझे अभी घर के लिए निकलना होगा। बच्चों के अपहरण की बात ऑफिस में सभी को पता चल गई और सभी चिंतित होने लगे। बॉस ने भी उसे तुरंत जाने के लिए कहा। वो ऑफिस से निकलकर जैसे ही बाहर आया उसके दिमाग में यही ख्याल आया कि आखिर बच्चों का कौन अपहरण कर सकता है। उसके दिमाग में काम्या और मोनू का ही नाम आया। वो गांव के लिए निकलने के बजाय काम्या के घर जा पहुंचा। काम्या, काम्या, क्या हुआ समर? तुम इतने बदहवास से यहाँ क्यों भागे चले आए हो? सब ठीक तो है? काम्या ने समर को इस तरह अचानक अपने घर आकर चिल्लाता देख काम्या ने पूछा। नाटक मत कर डैन। जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी तो नरक की ही। अब जिंदगी से निकलने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम समर?
मैंने तुम्हें परेशान देखा तो पूछ लिया, लेकिन तुम तो मुझे ही भला बुरा सुनाने लगे। काम्या गुस्साते हुए बोली। भला बुरा? याद रखो काम्या, मैं अगर बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जेल पहुंचाने में भी कसर नहीं छोड़ूंगा। बच्चों को? क्या हुआ उन्हें? वो चकित होकर बोली। ज्यादा भोली मत बन, जैसे तू जानती नहीं, मेरे बच्चों को तुमने और मोनू ने मिलकर किडनैप किया। क्या? किडनैप? दिमाग खराब हो गया है समर तुम्हारा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब तक समर का गुस्सा दुख में बदल चुका था। वो उससे कहने लगा, देखो तुम दोनों को मुझसे दुश्मनी है ना, तुम मुझसे निकालो, बच्चों को छोड़ दो। तुम लोगों को जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन प्लीज बता दो बच्चे कहाँ हैं। काम्या समझ गई कि बच्चों का किसी ने अपहरण कर लिया है और समर इस समय होशो हवास में नहीं है, इसलिए उसने खुद पर नियंत्रण किया और समर को पानी देकर बोली, पहले पानी पियो। समर ने पानी लेने से इनकार कर दिया। वो उसे समझाती हुई बोली, देखो समर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। माना मैं तुमसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन उस दिन तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने को मजबूर किया था। मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि तुम अब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे निकल चुके हो, इसलिए खुद में बदलाव लाने के लिए अब मैंने एक समाज सेवी संस्था में खुद को जोड़ लिया है। मैं तो उस दिन के बाद से अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करने में लगी हूँ। खैर छोड़ो ये सब। अगर बच्चों का अपहरण हुआ है तो तुम्हें इस समय फौरन अपने परिवार के पास जाना चाहिए और पुलिस की भी मदद लेनी चाहिए। काम्या की बातें सुनकर समर शांत हो गया। वो वहां से लौटने लगा तो काम्या ने कहा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तुम इस समय बहुत परेशान लग रहे हो, ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं चला जाऊंगा, डोंट वरी। समर जानता था काम्या के उसके साथ जाने से कप्ता का दिल और दुखेगा। वो फटाफट कैब करके गांव निकल गया। रास्ते भर उसे रह रहकर कप्ता का ख्याल आ रहा था कि उसका क्या हाल हो रहा होगा। वहां पहुंचते ही वो ध्यान बटाते हुए कमरे में जा पहुंचा। करुणा जी भी तभी रो रही थी और जानकी जी तो उसे देखते ही उसके पास आकर उससे लिपट कर रोने लगी। हिम्मत रखो मम्मी, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर उसने कप्ता की तरफ देखा तो वो बेहोश पलंग पर लेटी थी। समर उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरा तो कप्ता बेहोशी में ही बड़बड़ाने लगी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। समर की आंखों से भी आंसू बह निकले और वो उठकर बाहर आ गया। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उनकी तरफ देखकर बोला, पापा ये क्या हो गया सब? हिम्मत से काम लो बेटा, तुम ही हिम्मत हारोगे तो हम बच्चों का पता कैसे लगा पाएंगे। पापा आप ठीक कह रहे हैं। तभी उसके मोबाइल पर फोन आता है। हेलो, बच्चे चाहिए? क्या बच्चे चाहिए? कौन बोल रहे हो तुम? मैं कौन बोल रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, क्या बोल रहा हूँ ये जरूरी है। तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। मेरे बच्चे? तुमने? प्लीज मेरे बच्चे मुझे दे दो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मेरी जान भी ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को खरोच भी मत पहुंचाना। समर गिड़गिड़ाया। ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, मुझे ना तुम्हारी जान से कुछ फायदा नहीं है, न तुम्हारे बच्चों की जान से। मुझे तो बस तुम्हारे पैसों से फायदा है। कल शाम तक 25 लाख का इंतजाम कर लो। 25 लाख? कुछ भी मांग रहे हो? समर बोला। कुछ भी नहीं, 25 लाख मांग रहा हूँ। सब्जी नहीं खरीद रहे हो? बच्चे वापस चाहिए या नहीं? वो धमकाते हुए बोला। चाहिए, लेकिन क्या सबूत है कि बच्चे तुम्हारे पास ही हैं? समर ने पूछा। तो मत मानो, बैठे रहो, पुलिस के साथ चक्कर लगाते रहो सब जगह। वो ढीठ की तरह हंसा। नहीं नहीं, समर घबरा कर बोला। तो फिर पैसों का इंतजाम करो, जमीन बेचो, जायदाद बेचो, कुछ भी करो। हाँ, ज्यादा चालाकी मत करना, पुलिस नहीं आनी चाहिए हमारे बीच में। अपहरणकर्ता का फोन कट होने के बाद समर वहीं बैठक में पड़े तखत पर बैठ गया और अपने सिर पर हाथ रख लिया। पास खड़े उसके पापा, ससुर जी और अन्य लोगों ने समर को घेर लिया। पापा जी बेचैन होकर बोले, क्या कहा किडनैपर ने? बेटा कुछ तो बताओ। समर ने सारी बात बता दी। तब पापा जी बोले, बेटा पैसों का मुंह मत देखो, जाकर बच्चों को छुड़ा लाओ। तभी कप्ता के पापा बोले, लेकिन भाई साहब ये लोग इतने सीधे नहीं होते हैं कि आपने पैसा दिया और उन्होंने बच्चे आपको सौंपा दिए। मुझे तो लगता है कि पुलिस को सूचना देनी चाहिए, उनकी सहायता से ही उनके पास जाना चाहिए। ये सुनकर समर के पापा भड़क कर बोले, कैसी बात कर रहे हैं आप? पुलिस को हमने जानकारी दी, ये जानते ही वो किडनैपर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं पापा, पुलिस को जानकारी देना ही ठीक है। ये किडनैपर पैसा लेकर भी हमारे साथ बदमाशी कर सकते हैं। अगर पुलिस साथ होगी तो हमारी सहायता कर सकेगी। पुलिस ही इन बदमाशों का
ठिकाना जानने में हमारी मदद कर सकती है। अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समर ने कहा। समर ने पुलिस में बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को उसने सारी जानकारी दी। दूसरी तरफ रिनी के मुंह की पट्टी अब उस बदमाश ने खोल दी थी। पट्टी खुलते ही उसने पानी मांगा। पानी दे दे इसे। कमरे के बाहर से किसी की आवाज आई। वो आदमी दरवाजे की तरफ पलट कर देखा और बोला, अरे मोनू भैया, इन बच्चों ने मुसीबत कर रखी है। कुछ और उपाय निकाल लेते पैसे कमाने के। इन बच्चों को उठाने से तो मेरी मुसीबत बढ़ गई है। कमरे में दाखिल होता हुआ मोनू बोला, ये बच्चे नहीं हैं, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। समझा तू? पूरी जिंदगी कोई भी काम करके तू इतना नहीं कमा पाएगा जो इनका बाप इनके बदले में दे देगा। कहकर वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वो तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन ये छोटा वाला इतना शोर मचाता है, कहीं भंडा फोड़ हो गया तो, बाहर किसी को पता चल गया तो। इसको नहीं उठाना चाहिए था। पैसे तो इसी लड़के के बदले में मिलेगा, लेकिन इसे संभालना बड़ा मुश्किल है, मोनू का साथी बोला। इसका आसान सा उपाय है, इस छोकरी को खोल दे। ये संभालेगी अपने भाई को, इसे लाने का यही फायदा है, मोनू ने कहा। ये छोटी सी बच्ची संभालेगी? उस आदमी ने आश्चर्य जताया। हाँ हाँ, यही संभालेगी। ये बच्चा इसे पहचानता है, और वैसे भी लड़कियों को कुदरती हुनर मिला होता है बच्चे संभालने का, मोनू बोला। लेकिन ये कम पटाखा नहीं है मोनू भैया। मुंह खोलते ही इसकी जुबान चलनी शुरू हो जाती है। इतने सवाल करती है ये बाबा, कहते वो आदमी अपने कान पकड़ने लगा। इस पर मोनू हंसा और बोला, तेरे बस का कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं हूं यहाँ पर। लड़की को खोल दे, यही चुप रखेगी अपने भाई को, और इस लड़की के लिए तो मैं ही हूँ यहाँ चौकीदारी करने के लिए। कल तक इनका बाप पैसे ले आएगा। वो खुद ही पैसे देने के लिए छटपटा रहा होगा। उसके पास दिमाग तो है नहीं, दिल से सोचता है वो। इससे जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी हमें इन बच्चों से। उसके बाद रिनी को खोल दिया गया। वो अपने भाई को खुद चिपका कर बैठ गई। अंकल, मेरे भाई को भूख लगी है, दूध देते हो ना इसे? ये सुनकर वो आदमी उसे घुड़कने लगा। चुप, कोई दूध नहीं है यहाँ। इस पर मोनू ने उसे डांटा, दूध लेकर आ, बच्चा बिना दूध के शोर मचाएगा। वो आदमी बाहर गया और कुछ देर बाद दूध का इंतजाम कर लाया। रिनी भाई की देखभाल करते वक्त अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। बीच बीच में अपनी माँ को याद कर उसके आंखों में आंसू भी आ रहे थे। अपने भाई की ओर देखते हुए वह आंसू पोंछ ले रही थी। उसका दिल वहां से भाग निकलने को भी कह रहा था, लेकिन क्योंकि रात हो चुकी थी, वो अनजान जगह पर थी, तो उसे वक्त भागने की हिम्मत उसकी नहीं थी। इस बात की समझ उसके नन्हे दिमाग में थी। शायद परिस्थितियों के कारण ऐसा था, इसलिए जैसे तैसे उसने रात काटी। उधर पुलिस ने जिस नंबर से अपहरणकर्ता का फोन आया था उसको ट्रेस किया। उससे सिर्फ इतना ही पता चल सका कि बच्चे पास के ही गांव में हैं। वो बदमाश उन्हें ज़्यादा दूर नहीं ले गए हैं, क्योंकि किडनैपर ने अपने फ़ोन से कॉल नहीं किया था, इसलिए उनके ठिकाने का पता भी नहीं चल सका। पुलिस और समर दोनों ही रात भर बच्चों की तलाश लगा रहे थे। रात भर तो मोनू और उसके साथी भी जागे, लेकिन सवेरा होने लगा तो दोनों की आंख लग गई। रिनी पहले तो भाई को लेकर भागना चाहती थी, लेकिन डर भी रही थी कि भाई के साथ वो भाग नहीं पाई और ये दोनों भाग गए तो आसानी से पकड़ी जाएगी। रिनी एक तेज दिमाग लड़की थी। वो पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। पिछले साल ही उसके मामा ने उसका नज़दीक के शहर में बड़े स्कूल में दाखिला करवाया था। वहाँ वो बस से जाया करती थी। आजकल के बच्चों की तरह ही रिनी भी मोबाइल चलाना जानती थी। उसे मोनू के पास रखा मोबाइल दिख गया। उसने धीरे से उसका मोबाइल लिया और कविता का नंबर डायल कर दिया। रिनी को अपनी माँ का नंबर याद था, क्योंकि रोजाना वो उसे फ़ोन जरूर मिलाती थी। फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन समर के पास था। रिनी धीरे से बोली, हेलो मम्मा। उधर से समर बोला, हेलो, मैं रिनी। रिनी की आवाज़ सुनते ही समर एकदम से चौकन्ना हो गया और जोर जोर से बोलने लगा, हाँ रिनी बेटा, बोल बोल, कहाँ है तू बेटा? पता नहीं मुझे, आप बचा लो हमें, कहकर वो सबकने लगी। तभी मोनू के हल्का सा हिलने से कुछ हलचल हुई, तो वो घबराकर उसने फ़ोन कट कर दिया और चुपके से मोबाइल जहाँ से उठाया था वहीं रख दिया। डर के मारे चुपचाप जाकर अपने भाई के पास बैठ गई, जो कि अभी सो रहा था। समर ने रिनी के फ़ोन कॉल के विषय में पुलिस को जानकारी दी। पुलिस कॉल डिटेल के हिसाब से लोकेशन को पता लगाने लगी। थोड़ी देर में एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया।
घर में सबको पता चला तो एक उम्मीद जागी और सबके चेहरे पर थोड़ी चमक आई। समर ने पुलिस के साथ चलने की इच्छा जाहिर की। रिनी के मामा के दोस्त ने समर से अपनी जीप में ले चलने का आग्रह किया, जो कि वो मान गया। समर, रिनी के मामा और उसका दोस्त जीप पर सवार हो गए और पुलिस अपनी जीप में बच्चों को छुड़ाने चल पड़े। दूसरी तरफ मोनू ने अपने साथी से बच्चों को नाश्ता बनाकर देने का आदेश दिया और खुद समर को फिरौती की कॉल के लिए किसी अन्य सिम कार्ड का जुगाड़ करने चला गया। इधर रिनी भी कम नहीं थी। वो मोनू के साथी को अपनी बातों से परेशान कर रही थी, जिससे वो बहुत तंग होने लगा। उसने चिढ़ते हुए नाश्ता बनाकर उसके आगे किया। ये ले छोकरी, ये रोटी सब्जी खा और अपने भाई को भी खिला और दोनों मुंह बंद करके बैठ जाओ, कुछ बोले ना तो। ये कहकर उसने उन्हें थप्पड़ का इशारा दिखाया। रिनी ने थोड़ा सा खाया तो मुंह बनाते बोली, ये है फीका फीका, ना खाऊं मैं तो। जो है चुपचाप खा ले, यहाँ तेरी खातिर करने को नहीं लाए हैं हम। थोड़ी लाल मिर्च डालो ना इसमें। ये सुनकर वो आदमी हास्य से बोला, जरा सी छोकरी लाल मिर्च खाएगी? वाह, जाकर खुद ले ले, वहां पुड़िया में रखी है। मोनू भैया भी ना, खुद तो इधर उधर घूम रहे हैं और मुझे यहाँ फंसा दिया। रिनी बेचारा सा मुंह बनाकर मिर्ची ले आई और सब्जी में डालने लगी। तभी अचानक वो पुड़िया हाथ में दबाए हुए उठी और फुर्ती से उस आदमी की ओर करके पुड़िया में फूंक मारी। अचानक हुए इस हमले से वो आदमी तिलमिला उठा। उसने रिनी पर हमला करना चाहा, लेकिन आंखों की जलन के कारण कर नहीं सका। तब रिनी ने भी पास पड़े सारे मसाले को उसके मुंह में मल दिए और अपने भाई को उठाया और अपनी कमर में उसकी टांगे फंसाकर एक हाथ से उसे पकड़कर बड़ी फुर्ती से वहां से भागी। वो आदमी कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे भागता जानकर पीछा करने को हुआ और दीवार से टकराकर चोटिल हो गया। रिनी जी जान लगाकर वहां से भागकर बाहर आई। भागते भागते वो कुछ दूरी पर आ गई थी। अपहरणकर्ताओं के ठिकाने से दूर वो सड़क की तरफ आ गई थी, लेकिन तब तक मोनू को उस आदमी ने सूचित कर दिया था, क्योंकि उस समय वो उस ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो तुरंत वहां पहुंच गया और रिनी के पीछे दौड़ चल पड़ा। चंद मिनट में ही वो उसके नजदीक पहुंच गया। रिनी वहां से भाग तो निकली थी, लेकिन उसके नन्हे कदम नंगे पांव संभल ना सके, क्योंकि वो छोटे भाई को भी पकड़े हुई थी। पीछे से मोनू को आता देखकर वो घबराकर गिर पड़ी। मोनू उसे लपक कर पकड़ने लगा, तभी एक जीप रिनी के आगे आकर रुकी। मोनू जीप को देखकर ठिठका और ऊपर सिर उठाकर देखा तो सामने जीप में समर था। उसे देखते उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो हड़बड़ाकर वहां से तेजी से भागा। समर ने फुर्ती से लपक कर बच्चों को जीप में बैठाया। रिनी के मामा ने तनय को गोद में ले लिया और उसके दोस्त ने रिनी को अपने पास बिठा लिया। समर ने तुरंत ही जीप मोनू के पीछे दौड़ा दी। पीछे से पुलिस की जीप भी उनके साथ तेजी से हो ली। मोनू ज्यादा दूर ना जा सका और समर ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने भी उसके दूसरे साथी को उसके ठिकाने से पकड़ लिया। समर ने मोनू की खूब पिटाई की। वो शायद उसे मार ही डालता, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। उन्होंने समर से कहा, इसे हमें सौंप दीजिए, इसके किए की सजा इसे कानून देगा। समर ने मोनू का कॉलर पकड़े हुए कहा, ठीक है दरोगा जी, लेकिन मुझे इससे सिर्फ इतना जान लेने दीजिए कि इसने ये घिनौनी हरकत क्यों की। फिर मोनू की कॉलर पकड़कर धकियाते हुए बोला, बोल क्यों किया तूने ऐसा? दोस्त था ना तू? ये सिला दिया बचपन की दोस्ती का? इतनी गिरी हरकत तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। हम साथ में बड़े हुए, साथ में खाए पढ़े लिखे सब कुछ। इतना कहकर उसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और बोला, पहले मेरी शादीशुदा जिंदगी में काम्या के जरिए जहर बोने की कोशिश की तूने, उससे भी जी नहीं भरा तो मेरे बच्चों को भी नहीं बख्शा। क्यों किया तूने ये सब? बोल मोनू। तभी मोनू, जो इतनी देर से चुप था, चीख कर बोला, हाँ किया है मैंने ये घिनौना अपराध, क्योंकि नफरत करता हूं मैं तुझसे। बचपन से ही हमेशा सबने, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी हर बात में मेरी तुलना तुझसे की। स्कूल में पढ़ाई में भी मेहनत मैं भी करता था, लेकिन अच्छे नंबर हमेशा तेरे आते तो मास्टर जी भी तेरा उदाहरण देने लगते। जमीन जायदाद दोनों के पास थी, लेकिन मेरे नसीब ने साथ नहीं दिया। फसल का नुकसान होता गया और मैं कर्ज में आता चला गई। मेरी सब जमीन बिकती चली गई। दूसरी तरफ तो तेरी अच्छी नौकरी लग गई, पैसों की कोई कमी नहीं थी तो जमीन भी बढ़ती चली गई। घर वाले तेरे नाम के ताने दे देकर मेरा जीना दुश्वार करते रहते। तेरी शादी टूटी तो मुझे दिल से खुशी हुई, लेकिन तू किस्मत का हमेशा सिकंदर रहा। तुझे कविता भाभी के रूप में फिर से इतना अच्छा जीवन साथी मिल गया। मैं दूसरे तरीकों से पैसा कमाना चाहता था, तो भी
तू अपनी ईमानदारी का पाठ पढ़ाने बीच में आ जाता हमेशा, इसलिए मैंने तय किया कि जब तू बर्बाद हो जाएगा तब देखूंगा कि तू तब कितना आदर्शवादी रह जाएगा। ये सब बोलते वक्त मोनू की आंखें गुस्से से लाल थी और समर की आंखें आश्चर्यचकित से थी। समर ने कहा, ये सब तेरे देखने का नजरिया है। तुझे मेरे हिस्से के सिर्फ सुख दिखे, दुख नहीं। तूने अपनी कमियों और गलतियों को नसीब का नाम दिया बजाय उन्हें सुधारने के। अगर गलती सुधारता तो आज तेरी जमीन बिकती नहीं। कितना भी हो जाए, छोटे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी तर्क संगत नहीं हो सकता है। तब मोनू बोला, मैंने बच्चे उठाए जरूर, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, उनको तकलीफ नहीं दिया मैंने। तभी बीच में दरोगा जी बोले, हाँ तो उसी तरह हम भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, चलो। और उसे धकियाते हुए जीप में ले गए जिसमें उसका साथी पहले से ही बैठा हुआ था। फिर दरोगा जी ने समर से कहा, बच्चे बहुत डरे हैं, सहमे हैं और परेशान हैं। आप इन्हें लेकर सीधा घर जाइए। जो भी आपसे कानूनी औपचारिकताएं पूरी करवानी है वो आप बाद में थाने में आकर पूरा कर दीजिएगा। समर ने उनका धन्यवाद किया और जीप में बैठ गया। उसने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से लगा लिया। रिनी उसके सीने से लगी थी, लेकिन सर उठाकर उसका मुंह भी देख रही थी। उसने समर का ये रूप कभी नहीं देखा था। बच्चों को लेकर जैसे ही वो घर पहुंचा, वहां पर खुशी की लहर दौड़ गई। नाना नानी, दादा दादी, नाते रिश्तेदार सब बच्चों को देखने के लिए उतावले होने लगे, लेकिन समर उन्हें गोद में लिए सीधा कविता के पास जा पहुंचा। वो अभी बेहोश थी। समर ने रूंधे गले से आवाज दी, कभी देख, तेरे दिल के टुकड़े ले आया हूं मैं। कविता को देखते ही रिनी समर के पास से तुरंत अपनी माँ के पास चली गई। माँ के गले में दोनों हाथ डालकर बोली, मम्मा उठो मम्मा। तने भी माँ को देख उसके पास जाने के लिए मचलने लगा और समर की गोद से उतरने लगा तो उस समर ने भी उसे कविता के सिरहाने बैठा दिया। वो भी माँ को देख भरने लगा। बच्चों के स्पर्श और आवाज को सुनकर कविता को सुध आई। अपने बच्चों को अपने पास देखकर एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्हें अपने हाथों से छुआ तो यकीन हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू और होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने दोनों बच्चों को कलेजे से लगा लिया। मेरे बच्चे कहते हुए जी भर के रोई। उसे इस तरह कलप कर रोते देख वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। समर भी उसे इस तरह देखकर भावुक हो गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। माँ का प्यार तो उसने भी बचपन से देखा था, लेकिन एक माँ को अपने बच्चों से बिछुओं का दर्द वो पहली बार देख रहा था। खुद भी उस पीड़ा को महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो पिता है तो उसे दर्द नहीं होता। तने को एक दिन के लिए ही सिर्फ दूर होकर उसे इतनी पीड़ा हुई जितनी कभी किसी के लिए नहीं हुई थी। अब वो स्वयं को अपराधी महसूस कर रहा था। उसने कविता को अपने मासूम बच्चे से बिछड़ने पर मजबूर किया था। सच कहती थी कविता कि बच्चे माँ के प्राण होते हैं और बिना प्राण के तो शरीर निर्जीव हुआ ना। तो इसका यही अर्थ था कि वो सिर्फ शरीर के साथ था। अपनी गलती का एहसास करते हुए भावना के गहरे समंदर में डूबने लगा। उसे पता ही नहीं चला कब वो भी एक छोटे बच्चे के समान भाव विहल होकर रोने लगा। जानकी जी भी अपने बेटे की भावनाओं को समझ रही थी। उन्होंने पहले उसे शांत किया, फिर वो दोनों से ही बोली, बस करो, तुम दोनों पागल हो गए हो, जो खुशी में भी इतना रो रहे हो। अब सब ठीक हो गया है ना, तो चलो बच्चों को कुछ खिलाओ पिलाओ, उनको देखो, अगर कहीं मरहम वगैरह की जरूरत हो तो वो भी करो। जानकी जी के ऐसा कहने पर उन दोनों ने खुद को संभाला। बच्चों को उनकी दादी और नानी मिलकर नहलाने धुलाने व तैयार करने में लग गई। घर में जो शुभ चिंतक आए हुए थे उन सबके लिए चाय बनी। सब चाय की चुस्की लेते हुए बातें करने लगे। समर ने वहां से बच्चों को कैसे वापस लाया गया ये सारी घटना सुनाई। तभी रिनी के मामा ने कहा, भाई हमारी रिनी ने तो बड़ी बहादुरी दिखाई, उसने किडनैपर को चकमा दिया, तभी हम दोनों बच्चों को बचा पाए हैं। अच्छा रिनी, एक बात तो बता, तूने फोन कैसे किया? कहाँ से आया तेरे पास इतना दिमाग? मामा की बात सुन रिनी हंसने लगी, फिर इठलाते बोली, पता नहीं। फिर कुछ सोचते बोली, दिमाग में तो दिमाग ही होता ही है ना। उसकी बाल सुलभ बात सुनकर सब हंसने लगे। वो फिर बोली, एक बार स्कूल की मैडम ने मम्मी पापा का नंबर याद करने को बोला था सब बच्चों को। अच्छा, तो ये स्कूल जाने से मिला है दिमाग? पड़ोस में रहने वाले एक काका ने हंसते हुए कहा तो समर ने टोका, नहीं,
दिमाग तो दिमाग में होता ही है ना। सब फिर हंस पड़े। सबको इस तरह हंसता देख वो शर्मा गई और अपने नाना के पास जाकर मुंह छिपा लिया। सभी लोग बातें करने लगे कि रिनी अच्छे स्कूल में पढ़ती है, इसीलिए उसका दिमाग इतना तेज हो गया। आजकल बच्चों को पढ़ाई के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सीख भी दी जाती है स्कूलों में। सब उसके स्कूल की तारीफ कर रहे थे। तभी समर ने उससे पूछा, ये बताओ तुम्हें मिर्च डालकर भागने का आइडिया कैसे आया? रिनी समर से बात करने में हिचक रही थी, क्योंकि आज तक तो उसने उससे कभी इतनी सरलता से बात नहीं की थी। वो उसके सामने हमेशा गंभीर ही बना रहता था। रिनी को ना बोलता देख वो अन्य व्यक्ति ने भी पूछा, हाँ बेटा बताओ, ये कैसे सूझा तुम्हें? तब वो बोली, टीवी सीरियल जो नानी देखती है उसमें देखा था ऐसा करते हुए। और ना, एक बार जब नानी घर पर नहीं थी तो मैंने मसाले का डब्बे छू लिया था और मुझे भी लग गई थी मिर्ची। उन गंदे अंकल से मिलने बचने के लिए उन पर मैंने मिर्ची फेंक दी। ये सुनकर एक बार फिर सब उसकी चतुराई की तारीफ करने लगे। समर ने फिर उससे सवाल किया, रिनी तुम अकेली क्यों नहीं भागी? तने के बिना भागती तो पहले ही निकल सकती थी वहां से। एक बार रिनी तपाक से बोली, तो क्या अपने भाई को उन गंदे अंकल को दे देती? उसके जवाब में समर के दिल को छू लिया। छोटी सी बच्ची भी जानती है कि अपनों को हमेशा साथ लेकर चलते हैं। जब सभी लोग चले गए और समर के माता पिता भी घर जाने की इच्छा जताई तो समर ने कविता से जाकर घर चलने को कहा। कभी अब घर चलो, आज ही इतनी मुसीबत से लड़कर मेरी बच्ची आई है, मैं कुछ दिन और इसके साथ बिताना चाहती हूँ, कविता ने जवाब दिया। तब समर ने कहा, रिनी हमारे साथ चल रही है, अब हमारे साथ ही रहेगी। समर ने सोचा कविता ये सुनकर खुशी से खिल जाएगी। वो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन कविता ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, बल्कि उसने सवाल किया, क्यों? हमारे साथ क्यों? उसके इस तरह से सवाल करने पर समर का मुंह उतर गया। क्यों कविता, तुम्हें खुशी नहीं है क्या इस बात की? यही तो तुम्हारी भी इच्छा थी ना? समर ने पूछा। आज अचानक मेरी इच्छा का मान कैसे रख रहे हैं आप? अपने दोस्तों के तानों का सामना अब कैसे करेंगे आप? अब आपको मेरे पहले पति का ख्याल नहीं आएगा रिनी को देखकर? समर समझ गया था कि उसकी बातों से जो घाव कविता को मिले थे वो अब तक नहीं भरे हैं। जानता था कि कविता को मनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी भूल सुधार करने का प्रण वो भी ले चुका था, इसलिए बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास है। या रिनी के तने के प्रति प्रेम का मोल चुकाना चाह रहे हैं आप? कविता ने बीच में ही टोक कर कहा, इतना भावुक मत बनिए। उसे आपकी दया या प्रेम की आवश्यकता नहीं है। नहीं कविता, मुझे अपनी गलती का एहसास तभी हो गया था जब तुमने मुझसे अपने मन की बात घर से यहाँ आने के पहले की थी। मैं तो तुमसे उसी दिन ये बात कहना चाहता था, लेकिन तुम यहाँ चली आई। मैंने भी सोचा कि जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब कहूँगा रिनी को अपने साथ लाने की बात, लेकिन उससे पहले ये सब घटना घट गई। लेकिन तुम्हारी ये बात सही है कि आज मुझे रिनी ने सिखा दिया कि रिश्ता कैसे निभाते हैं। दिल तो जरूर जीता है उसने तुम्हारा, लेकिन अब उसकी कोमल भावनाएं पर आप बहुत आहत कर चुके हैं। मैं अपनी बच्ची पर आपका आभार नहीं चाहती हूँ। आपने उसे अब तक पिता बनकर अपनाया ही नहीं, तो अब रहने दीजिए। करुणा जी ने दोनों की बहस सुन ली थी। उनसे रहा नहीं गया तो वो कमरे में आ गए और कविता को डांट कर बोली, उन्होंने पिता का फर्ज दूर रहकर भी निभाया है, वो भी तुम पर आभार जताए बिना। अपनी माँ की बात सुनकर कविता हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तब करुणा जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, रिनी जो आज इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही है वो दामाद जी के कारण ही। उन्होंने दूर रहते हुए भी रिनी का पूरा खर्च खुद उठाया है, हमारे मना करने के बावजूद। तुम ही सोचो कविता, क्या हम इतने सामर्थ्यवान हैं रिनी को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा सके? कविता ने कहा, मम्मी लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए था यह आभार लेने से पहले। तभी जानकी जी वहां आई और उन्होंने कविता को कहा, कविता बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया क्योंकि तुम सही थी, लेकिन आज मेरा बेटा सही है। वो अपनी गलती का एहसास करके उसे सुधारना चाहता है। अब तुम्हें भी अपना मन साफ करना चाहिए। दोनों को ही अपने बीच अहम नहीं आने देना चाहिए। जानकी जी ने कविता को समझाते हुए आगे कहा, तुम दोनों को पिछला सब कुछ भुलाकर जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों की और तुम्हारी भी भलाई इसी में है। उनकी बात
कविता सर झुकाए सुन रही थी। जानकी जी की बात का विरोध करने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जानकी जी एक बहुत सुलझी हुई महिला थी। ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि दोनों में से किसी एक के मन में भी कोई मैल अगर रहा तो वो आगे जाकर फिर कभी ना कभी समस्या पैदा करेगा। इसलिए उन्होंने इशारे से करुणा जी को दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चलने को कहा। दोनों के बाहर जाने के बाद समर ने कविता को अपने पास बिठाया और कहा, कभी ठंडे दिमाग से मेरी बात पर विचार करो, मुझे समझो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तुमसे शादी करके तुम्हें घर लाया, तो मुझे तुमसे भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। मैं तुम्हारी स्थिति को समझ नहीं सका। औरत के जज्बात समझना मेरे लिए कठिन भी था। मेरी कोई बहन भी नहीं है और माँ से भी अक्सर दूर रहना पड़ा। कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी। बहुत सी बातें खुद के बच्चों के होने के बाद भी समझ आती है। जब तुम आई थी तो एक युवक की तरह सोचता था। अब एक बेटे का बाप हूँ, तुम्हारी व्यथा अब समझ सकता हूँ। मुझे माफ कर दो, अब मेरी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। तब कप्तान ने पूछा, और वो काम्या? उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया बोला, ओ, तो अब तक वो तुम्हारे दिमाग में है? चिंता ना करो, अब वो कभी हमारे बीच नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं हम दोनों के बीच इतनी दूरी ही नहीं रहने दूंगा। ये कहते हुए उसने कप्तान का हाथ पकड़ा तो वो शर्मा गई। तभी दोनों का ध्यान वहीं पास में बिस्तर पर बैठे तने पर गया, जो मुंह उठाए उन दोनों को बड़े गौर से भोलेपन से देख रहा था। उसे देख दोनों की हंसी छूट गई। वो तने को लेकर बाहर जाने लगा और कप्तान को सामान पैक करने को कहा। तभी कप्तान ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, मम्मी कह रही थी कि रिनी के मन में आपके प्रति अब भय की भावना रहती है, वो हमारे साथ चलने को राजी हो जाएगी? समर जाते जाते रुक गया और पलट कर बोला, अपनी बेटी का दिल कैसे जीतना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ यहाँ से बहलाकर उसे घर ले चलो, देखना फिर एक दिन वो तुमसे ज्यादा मेरी रिनी हो जाएगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। समर के मुंह से रिनी के लिए बेटी शब्द सुनकर कविता का मन पुलकित हो गया। वो अपनी नम आंखों को पोंछा और अपना सामान समेटने लगी। उसने रिनी को कमरे में बुलाया और कहा, रिनी चल अब अपने घर मेरे साथ। ये सुनते हुए चहक कर बोली, मम्मा आपके घर? कप्तान ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर गोद में बिठाया। उसके गालों को छूकर बोली, मम्मा क्या नहीं, अपने घर। अब तो मेरे साथ वहीं रहा करेगी, इसलिए वो अब तेरा घर भी है। लेकिन मम्मा, अंकल मुझ पे गुस्सा तो नहीं करेंगे? वो बहुत अच्छे हैं, तू डर मत, और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। मेरे पास नहीं रहोगी मेरी लाडो? बोल। अपनी माँ के साथ रहने की कल्पना से ही वो खुश हो गई रिनी। माँ के गले लगकर उसने अपनी सहमति जताई। सब लोग जाने लगे। कप्ता के मम्मी पापा और भाई से विदा लेने लगे। करुणा जी की आंखें रिनी और कप्ता को विदा करते हुए नम हो गई। वो कप्ता से बोली, पहले भेजा था तो मन में एक दुख भी था, अपराध बोध भी था। आज मुझे उस अपराध बोध से मुक्ति मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। सदा सुखी रहना तुम सब। और फिर भी आप रो रही हैं? समर ने कहा। उसकी बात सुनकर वो हंसने लगी और बोली, ये तो खुशी के आंसू हैं, और ये खुशी आपने ही दी है बेटा। अरे नहीं। समर ने यह कहकर उनके पैर छुए और जानकी जी ने भी उन्हें गले से लगाते हुए कहा, आप चिंता ना करना कोई, अब हम एक ही परिवार हैं। कोई परेशानी हो तो पहले मुझे फोन करना, बाद में बेटी को। और हाँ, जल्दी बेटे की शादी भी पक्की करो आप, हम न्योते के इंतजार में हैं। ये सुनकर करुणा जी आंसू पोंछते हुए खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपकी ही देख रेख में सब होगा। उसके बाद सब वहां से विदा लेकर अपने घर चले आए। घर आकर सबने सुकून की सांस ली। हाथ मुंह धोकर सब आंगन में बैठ गए। कब तक चाय बनाने में लग गई और इन्हीं अपने भाई के साथ आंगन में खेलने लगी। समर उन दोनों को खेलते हुए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो अपनी माँ से बोला, ये सुकून के पल यूं ही खुद से दूर किए हुए था। एक बिटिया के आने भर से घर में रौनक बढ़ गई, है ना मम्मी? जानकी जी बोली, बेटियां होती ही ऐसी, जहां होती हैं रौनक ले आती हैं। भगवान ने मुझे तो दी ही नहीं, तुम्हारे और कविता के कारण ये खुशी नसीब तो हुई। अब देखो तनय को कितना मग्न है अपनी बहन के साथ, वरना अब तक तो अपने दादाजी को बाहर घुमाने ले जाने के लिए परेशान कर देता। सब हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। कविता भी चाय ले आई।
पापा जी भी आकर वहीं बैठ गए। चाय की चुस्की लेते हुए समर ने अपने पापा से मन की बात कही। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। मैं अब वापस शहर नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? पापा जी चौंक कर बोले। इस घटना के बाद समर ने क्या फैसला लिया? क्या कविता करेगी दोनों के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।